दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है थाईलैंड। बांग्लादेश और म्यांमार के बाद थाईलैंड आता है। इस देश में ड्रग्स से जुड़े सबसे सख्त कानून हैं। ड्रग्स के इस्तेमाल के लिए थाईलैंड में मौत की सजा तक का प्रावधान है, लेकिन यहीं एक करिश्मा हुआ है। थाईलैंड ने भांग की खेती और बिक्री को लीगल बना दिया है। वो ऐसा करने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। आज हम जानेंगे थाईलैंड ने भांग को लीगल क्यों बनाया, भांग के फेयर और रिक्रिएशनल यूज में क्या अंतर है और इसे वैध करने के पीछे की वजहें क्या हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. आगे चलने से पहले एक जरूरी सूचना, दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर हैं कुकू एफएम। ये भारत में ऑडियो बुक्स के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक हैं। यहाँ पर आपको तमाम विधाओं में बोलने वाली किताबों का भंडार मिलता है, यानी ज्ञान का फुल पैकेज, वो भी एक ही ऐप पर। कुकू एफएम लल्लन टॉप के साथियों के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। ऑफर का फायदा कैसे मिलेगा? सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटा सा कोड आपको डालना होगा। ध्यान रहे, ये ऑफर पहले 500 यूजर्स के लिए ही है और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंचिए। सूचना समाप्त। अब बात थाईलैंड में कैनबिस यानी भांग को मिली वैधता पर होगी। 8 जून 2022 की तारीख को थाईलैंड सरकार ने भांग की खेती को इजाजत दे दी है, कुछ प्रतिबंधों के साथ। सरकार ने मैरिजुआना को प्रतिबंधित नारकोटिक्स की लिस्ट से बाहर कर दिया है। इससे होगा क्या? अब थाईलैंड में लोग अपने घरों में भांग की खेती कर सकेंगे और उसे बेच भी सकेंगे। 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां की जेलों में तय क्षमता से अधिक कैदी बंद थे। इनमें से 80% कैदी ड्रग्स से जुड़े मामलों में पकड़े गए थे। 2021 में सरकार ने नियमों में कुछ ढील दी, पुनर्वास केंद्र स्थापित किए, ड्रग्स से जुड़े अपराधों को उनकी गंभीरता के आधार पर विभाजित किया। हालांकि इससे बहुत फर्क नहीं पड़ा। सामाजिक कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि भांग के रिक्रिएशनल यूज को मंजूरी दी जाए। रिक्रिएशनल यूज का मतलब क्या है? जब भांग का इस्तेमाल मेडिकल कंडीशन की बजाय निजी आनंद के लिए किया जाए। थाईलैंड ने इस दफा भी रिक्रिएशनल यूज पर लगा प्रतिबंध बरकरार रखा है। अब समझते हैं कि सरकार ने किस चीज की इजाजत दी है। अब से लोग अपने घर पर अधिकतम भांग के 6 पौधे लगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें सरकार से इजाजत लेनी होगी। कंपनियां भी तय मात्रा में भांग की खेती कर सकती हैं, बशर्ते उनके पास सरकारी परमिट हो। होटल और रेस्टोरेंट में भी भांग से बनने वाला खाना या फिर ड्रिंक परोसे जा सकते हैं। थाईलैंड के अस्पताल भांग के जरिए मरीजों का इलाज करने के लिए आजाद होंगे। थाईलैंड ने 2018 में ही भांग के मेडिकल इस्तेमाल की इजाजत दे दी थी। नए कानून के आने के बाद जेल में बंद 4000 से अधिक कैदियों को राहत मिलेगी। उन्हें जल्द से जल्द रिहा करने की योजना है। आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि क्या लीगल नहीं है? अभी भी 73 से अधिक केमिकल वाला ड्रग बेचना या सप्लाई करना अवैध है। सड़क पर चलते हुए गांजा पीना लीगल नहीं है, यानी अभी थाईलैंड में कोई व्यक्ति नशाखोरी के लिए भांग का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो उसे 3 महीने की जेल हो सकती है, 60,000 रुपए तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि थाईलैंड सरकार ने भांग को आखिर लीगल क्यों बनाया? पहली वजह टूरिज्म से जुड़ी है। कोविड महामारी के चलते दुनिया भर के देशों में पर्यटन बाधित हुआ। इसके चलते उन देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। श्रीलंका की हालत हम देख ही रहे हैं। थाईलैंड की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। थाईलैंड की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर टिका है। कोविड युग बीतने के बाद टूरिज्म सेक्टर बूम पर है। थाईलैंड सरकार को उम्मीद है इस फैसले से टूरिज्म इंडस्ट्री पटरी पर लौट आएगी। हालांकि टूरिस्टों के लिए गांजा पीने पर बैन रहेगा। थाईलैंड के हेल्थ मिनिस्टर ने CNN को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर आप भांग पर आधारित इलाज कराने के लिए हमारे देश में आते हैं तो आपका स्वागत रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं आप हमारे देश में आकर खुलेआम नशा कर सकते हैं तो आपकी भूल है। यू आर नॉट वेलकम देन। दूसरी वजह जेलों से जुड़ी हुई है। जैसा कि हमने बताया, थाईलैंड की जेलों में 80% से अधिक कैदी ड्रग्स से जुड़े आरोपों में बंद हैं। जेलों में भीड़ बढ़ रही है। इसके चलते जेलों के अंदर हिंसा बढ़ रही है। सरकारी मशीनरी के लिए उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तीसरी वजह अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। थाईलैंड सरकार को उम्मीद है कि भांग को लीगल बनाने से सरकार को हर साल लगभग 15,000 करोड़ रुपए तक की आमदनी होगी। थाईलैंड का कृषि मंत्रालय 10 लाख भांग के पौधे फ्री में बांटने की योजना बना रहा है। चौथी वजह वैध बनाम अवैध की बहस से जुड़ी है। जानकारों का मानना है कि कानूनी सख्ती के चलते ड्रग्स का अवैध इस्तेमाल बढ़ता है।
गैंग्स को फलने फूलने का मौका मिलता है। सरकार के फैसले से इसके ऊपर भी लगाम लगाई जा सकेगी। ये तो हुई वजहें। अब समझते हैं कि भांग को लीगल बनाने से जरूरी बदलाव आ जाएंगे। जानकारों की माने तो सरकार की पहल अच्छी है, आने वाले समय में इसमें और ढील दी जाएगी। लेकिन एक सच ये भी है कि मेडिकल और पर्सनल यूज के बीच की रेखा बहुत पहले मिट चुकी है। थाईलैंड में कानून बनाने से पहले भांग से जुड़े उत्पादों का इस्तेमाल होता आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कितनी बारीकी से मात्रा का ख्याल रख पाती है। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी अमेरिका से है। कई अपडेट्स हैं, एक एक कर जान लेते हैं। अमेरिका की संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बंदूकों की बिक्री से जुड़ा बिल पास कर दिया है। इस बिल में 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेमी ऑटोमेटिक हथियार बेचने पर पाबंदी का प्रावधान है। अब इस बिल को संसद ऊपरी सदन यानी सेनेट में भेजा जाएगा। जानकारों के मुताबिक सेनेट में बिल को मंजूरी दिलाने के लिए कम से कम 10 रिपब्लिकन सांसदों का सहयोग चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी गन रेगुलेशन के कतई खिलाफ है, इसलिए बिल का पास होना लगभग असंभव है। अमेरिका में गन कल्चर पर विस्तार से जानने के लिए आप दुनियादारी के पिछले एपिसोड्स देख सकते हैं। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगली अपडेट एक मुकदमे से जुड़ी है। नेशनल जिम्नास्टिक्स टीम के डॉक्टर पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला खिलाड़ियों ने अब FBI को कोर्ट में घसीट लिया है। खिलाड़ियों ने FBI से लगभग 8,000 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। इन खिलाड़ियों में ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता सिमोन बाइल्स, एली राइसमैन और मिकाएला मेरोनी के नाम शामिल हैं। उनका आरोप है कि जिम्नास्टिक्स टीम के पूर्व कोच लैरी नासेर के मामले में FBI ने ठीक से काम नहीं किया। नासेर पर महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करने के आरोप लगे थे। 2021 में US जस्टिस डिपार्टमेंट ने FBI की जांच को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि FBI एजेंट्स ने मामले की जांच में ढील बरती। इसके चलते नासेर का यौन अपराध और लंबे समय तक जारी रहा। उसने कई और महिला खिलाड़ियों और जिम्नास्टिक स्टूडेंट्स को अपना शिकार बनाया, जबकि उन्हें बचाया जा सकता था। नासेर को बाद में 175 सालों की सजा हुई थी। लैरी नासेर की यौन अपराधों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, एथलीट ए। इच्छा हो तो आप उसे देख सकते हैं। दूसरी सुर्खी नाइजीरिया से है। नाइजीरिया में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। फिलहाल सत्ता की कमान मुहम्मदू बुहारी के पास है, लेकिन गवर्निंग पार्टी ने आगामी 2023 चुनावों के लिए अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। पार्टी ने अगले चुनाव के लिए बोला टिनुबू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना है। राष्ट्रपति बनने के लिए उन्हें फरवरी 2023 में होने वाले आम चुनावों में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अतीकू अबूबकर को हराना होगा। इन सब के इतर नाइजीरिया के रुझान क्या कहते हैं? बीते मंगलवार और बुधवार को यहां प्रथम चरण के चुनाव आयोजित हुए। इसमें बोला टिनुबू ने जीत हासिल की। रुझानों के मुताबिक टिनुबू राष्ट्रपति पद के प्रबल दावेदार हैं। ये दावा कितना सच साबित होता है, देखने वाली बात होगी। तीसरी सुर्खी श्रीलंका से है। श्रीलंका से भी 2 अपडेट्स हैं। पहली खबर पावर कट की है। 9 जून को सरकारी बिजली कंपनी सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी कि CEB के लगभग 1,000 इंजीनियर्स हड़ताल पर चले गए। इसके चलते 8 हाइड्रो पावर प्लांट्स का काम ठप पड़ गया। इसके कारण श्रीलंका के कई हिस्सों में बिजली की सप्लाई बंद हो गई है। हड़ताल पर जाने वाले इंजीनियर्स एनर्जी सेक्टर से जुड़े कानूनों में बदलाव की मांग कर रहे हैं। हड़ताल शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने बिजली सप्लाई को आवश्यक सेवाओं की लिस्ट में डाल दिया था। इसके बावजूद सरकार असंतोष को थामने में नाकाम रही। अगली अपडेट एक इस्तीफे से जुड़ी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के भाई और पूर्व वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने संसद से इस्तीफा दे दिया है। ताकतवर राजपक्षे परिवार का ये दूसरा इस्तीफा है। इससे पहले प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने 9 मई को इस्तीफा दिया था। बासिल ने कहा कि अब वो सरकार के किसी भी काम में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि बासिल राजनीति में बने रहेंगे। आज की चौथी और अंतिम सुर्खी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से है। अपनी गलती मानने वाला इंसान महान होता है, ये सीख हमने कई दफा नैतिक शिक्षा की किताबों में पढ़ी है। आज इसका जीता जागता उदाहरण बेल्जियम से आया है। बेल्जियम के राजा फिलिप ने पूर्वजों के शासन के दौरान हुए नस्लवाद की निंदा की है। किंग फिलिप फिलहाल DR कॉन्गो के दौरे पर हैं। उन्होंने इसी यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में ये बात कही। उन्होंने कहा, मेरे पूर्वजों का शासन अन्यायपूर्ण रहा है। उनके राज में पितृसत्ता, भेदभाव और नस्लवाद था। कॉन्गो की मेरी पहली यात्रा के अवसर पर मैं कॉन्गो के लोगों से माफी मांगता हूं। मैं अतीत के उनके घाव के लिए गहरा
खेद प्रकट करता हूं। ये तो रही राजा फिलिप की माफी, लेकिन अब जानते हैं कि बेल्जियम का औपनिवेशिक शासन इतना क्रूर क्यों था। बेल्जियम शासन के दौरान जब किंग लियोपोल्ड द्वितीय गद्दी में थे, उस समय पूरे देश को राजा की निजी संपत्ति घोषित कर दिया गया था। उनके शासन के दौरान गुलामी का कल्चर परवान चढ़ रहा था। आलम यह था कि गलती होने पर अधिकारी गुलामों के अंग काट दिया करते थे। बेल्जियम का औपनिवेशिक शासन 1885 से 1960 तक चला था। इस शासन के शुरुआती 23 सालों में कांगो में 1 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। बेल्जियम ने कांगो से बड़ी संख्या में कलाकृतियां भी लूटी थीं। किंग फिलिप ने उनमें से कुछ को लौटाने का वादा किया है। हम औपनिवेशिक शासकों की लूट के बारे में विस्तार से बता चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दुनियादारी में सुर्खियां यहीं तक, अब विश्व कविता की बारी। आज हम आपके लिए एक बार फिर पोलिश कवयित्री विस्लावा शिम्बोर्स्का की कविता लेकर आए हैं। शीर्षक है 3 मुश्किल शब्द। इसका हिंदी में अनुवाद किया है विशाल श्रीवास्तव ने। जब मैं बोलती हूँ एक शब्द भविष्य, तो पहले अक्षर जुड़ते हैं बीते हुए समय से। जब मैं बोलती हूँ खामोशी, मैं इसे नष्ट करती हूँ। जब मैं कहती हूँ कुछ नहीं, मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ जिसे कोई अपने हाथों में नहीं रख सकता। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।